बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट के ADCR इकबाल संघेड़ा की, और नाज़रीन इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हालिया कुछ दिनों के दौरान इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का सेम पेज कहां कहां से फटा है, और नून लीग के किन 3-4 रहनुमाओं के हवाले से या उनके फ्रंटमैनों के हवाले से बिल्कुल एक ही पैटर्न पर, एक ही तर्ज पर क्यों कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, एक और भी बहुत अहम मसले पर बात करेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ मामला बिगड़ने पर किसी प्लान बी पर भी गौर कर रही है। फिर हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के सियासी मुस्तकबिल की, कि इन्हें कौन और क्यों काबीना से हटाना चाहता है। क्या नवाज शरीफ दोबारा वोट को इज़्ज़त देने की बात कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ 14 अगस्त के एहतजाज में क्या नया सरप्राइज़ दे सकती है। इमरान खान की ज़मानतों का केस सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर मुकर्रर हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए नाज़रीन, फार्म 47 की हुकूमत कायम कराने के एक अहम किरदार इकबाल संघेड़ा की, जिसको नून लीगी हुकूमत ने एक तमाशा बना के रख दिया है। इकबाल संघेड़ा इलेक्शन के दौरान, नाज़रीन आपको जानते ही हैं, पता ही है कि सियालकोट के रिटर्निंग ऑफिसर थे, और उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम भी यही था कि उन्होंने रियाना डार की 50,000 से ज़्यादा लीड के बावजूद ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 47 पर जिता दिया था, और इसी उनके एहसान ने या इसी काम ने उनको ख्वाजा साहब की आंख का तारा बना दिया था। मगर उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया था नाज़रीन, उसने पूरे ज़िला सियालकोट में हारे हुए उम्मीदवारों को फातह करार दिलवा दिया था। इसे मकाफात अमल कहें या खुदा की पकड़ कहें कि इसी इकबाल संघेड़ा को नून लीगी सरकार ने निशान इबरत बना दिया है। ये इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी सबक है, जो आंखें बंद करके एक आलाकार की तरह आइन की पामाली में हिस्सादार बन जाते हैं, क्योंकि जब सियासतदानों के पाँव जलने लगते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट्स को भी पैरों तले रौंदने में देर नहीं लगाते, और वाइस वर्सा भी यही हाल है। ज़राए के मुताबिक इकबाल संघेड़ा ने मुबैना तौर पर 5 से 6 अरब रुपए की करप्शन ज़ाती तौर पर की है। उसने सिर्फ सियालकोट शहर में 1 अरब रुपए से ज़्यादा की जायदाद बनाई है, मगर उसके खिलाफ करप्शन की जो दरख्वास्त बनाई गई है, जो केस बनाया जा रहा है, वो सिर्फ 17 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा जो रिकवरी होगी वो कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं है। अरबों रुपए की इस जायदाद के अब नए हिस्सादार भी पैदा होंगे। जाहिर है इक़्तिदार और इख्तियार वालों के सिवा ये कौन होगा। यही हिस्सा वसूल करने वाले पहले ख्वाजा आसिफ को क्लीन चिट देंगे, फिर रिकवर किया हुआ माल जो है वो हज़म करने के लिए इकबाल संघेड़ा का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मगर जो भी हो, इस सारे खेल में कालक सिर्फ इकबाल संघेड़ा जैसे किरदारों के मुंह पर ही मली जाएगी, जो बाकी मानदा ज़िंदगी एक धुतकारे हुए शख्स के तौर पर गुजारेंगे। ऐसा शख्स जिसकी बदनामी का बोझ उसके अहले खाना भी उठाने की हिम्मत नहीं रखते। एक ज़िल्लत ज़दा ज़िंदगी इकबाल संघेड़ा जैसे किरदारों की मुंतज़र है और मुंतज़र रहा करती है ऐसे किरदारों की। ऐसे नाज़रीन, जिस तरह खुद ब खुद कोई बीमारी नहीं लग जाती, बल्कि मैं आपको अपनी बात इस तरह आपके सामने रखता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, बुखार कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी की अलामत हुआ करता है। बिल्कुल उसी तरह इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी भी अपने आप में कोई मसला नहीं है, बल्कि पस पर्दा होने वाले गंभीर मसले की एक अलामत है। ये मसला क्या है, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। मसला ये नाज़रीन कि 3 बार के वज़ीर आज़म को एक बार फिर सरबुलंदी की तमन्ना जो है वो तंग कर रही है। ज़राए कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को शिद्दत से ये ख्याल परेशान कर रहा है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है, और फिर जिस तरह उन्हें जेल में कैद एक ज़ईफ़ खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद के हाथों शिकस्त हज़ीमत उठाना पड़ी है, उस पर नवाज शरीफ समझते हैं कि उनकी सियासत का खात्मा बिल खैर नहीं हो रहा, और उन्हें यकीन हो गया है कि तारीख़ उन्हें हमेशा एक मनफी किरदार के तौर पर याद रखेगी। मियाँ साहब के करीबी ज़राए का कहना यह है कि नवाज शरीफ ने बड़ी सियासी लड़ाई का फ़ैसला कर लिया है, और वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर, या कहा जा रहा है कि हाइब्रिड इज़्ज़त दो, इज़्ज़त नहीं दो बल्कि वोट को हाइब्रिड इज़्ज़त दो का नारा बयानिया लेकर दोबारा मैदान में उतरने वाले हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम कैसे किया जाए, डोर का सिरा कहाँ से पकड़ा जाए। उलझी हुई है डोर बहुत ज़्यादा। ज़रा कहते हैं कि इस लड़ाई का आगाज़ हो चुका है, और सब जानते हैं इस लड़ाई के किरदार भी और बाहर बैठकर देखने वाले भी।
मोहसिन नकवी साहब के अपने चैनल में काम करने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा के ओहदे से हटाना चाहती है और ये मामला बिल्कुल उसी तरह निज़ा का बायस बन गया है जैसे इमरान खान के दौर में इस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार को हटाना चाहती थी। अब सलीम बुखारी का कहना यह है कि ख्वाजा आसिफ के मामले पर आने वाले दिनों में हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे। ख्वाजा आसिफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला नाज़रीन पहले ही ख़राब थे। भारत के ख़िलाफ़ जंग के दौरान उनके इस बयान पर कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कई दहाइयों से अमेरिका के लिए काम करती रही है, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था। इसके बाद जब ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बयान दिया कि ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है, इस पर भी इस्टेब्लिशमेंट की बर्दाश्त जवाब देगी। बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने यह बयान भी मियाँ नवाज़ शरीफ के कहने पर दिया है। पस पर्दा लड़ाई कई माह से जारी थी जो अब खुलकर सामने आ गई है। इस लड़ाई की सफबंदी भी बड़ी हैरान कुन है। नाज़रीन, हद दर्जा बावसूख ज़राए का ये कहना है कि मरीम नवाज़ साहिबा मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है और ये बात जो है, ये फ़िक्र जो है, ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। इसलिए वो खुलकर अपने कार्ड्स खेल नहीं पा रहे। उनके चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके साथ है, यानी अपनी भतीजी के साथ है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस माजराई में जरदारी साहब जो है वो पूरी तरह नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हैं, जिन्हें 27वीं तरमीम के ज़रिए 18वीं तरमीम रोल बैक किए जाने का हकीकी ख़दशा लाहक है। और इसी हवाले से नाज़रीन आपको आज की ख़बर भी दे दूँगा, मुखबरी भी दूँगा। अच्छा नाज़रीन, ऐवान सदर और नवाज़ शरीफ के दरमियान राब्ते की कड़ी भी ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं। ये बहुत बड़ा मसला है इस सारे खेल में, बड़ा एक सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट कर देता है, पेचीदा बना देती है। ये जो ये हक़ाइक़ हैं ये इस मामले को मज़ीद उलझा देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ख्वाजा साहब पर यह भी गुस्सा है कि जरदारी को सदारत से हटाने का प्लान भी ख्वाजा साहब ने लीक किया था ताकि जरदारी का ओहदा बचाया जा सके। ये बड़ी पुरानी दोस्ती है, सारे लोग जानते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान आमद की खबर भी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के ज़रिए फीड की गई, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल सुबकी का सामना करना पड़ा था। अच्छा नाज़रीन, अब आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये प्लान बी क्या है इस्टेब्लिशमेंट के पास। नाज़रीन, ये इस्टेब्लिशमेंट जान चुकी है कि ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं और इनके रहनुमा जो हैं, ये नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब दोनों जो हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं 27वीं तरमीम पर, और ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और इतनी आसानी से 27वीं तरमीम के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक मजबूत हल्का अब इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि क्यों ना 27वीं तरमीम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ख़त्म ही कर दिया, पूरा यानी जो प्लानिंग है उसको ड्रॉप कर दिया जाए। उस प्लानिंग को ड्रॉप करके 26वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की जाए। 26वीं तरमीम में जो सुकम रह गए थे वो ख़त्म कर दिए जाए, उनको फिल कर लिया जाए, उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग कर ली जाए 26वीं तरमीम की, और 27वीं तरमीम की ज़रूरत जब नहीं रहेगी इस्टेब्लिशमेंट को तो फिर उनको इन दो सियासी लाशों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि क्यों ना 26वीं तरमीम पर ही कनात की जाए और इस मकसद के लिए इन दो बड़ी सियासी जमातों को छोड़कर पीटीआई के साथ बात कर ली जाए। अब पीटीआई के साथ अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया, सिर्फ पीटीआई के एक लीडर के साथ ये बात की गई है और उस एक लीडर ने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को बताया है कि उसकी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान इस तजवीज़ पर कभी भी मस्बत जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो इस तजवीज़ को सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस बारे में एक राय ये भी है और ये नून लीग के रवैये के हवाले से कि ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि ये हमेशा गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। एक भाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और बाप बेटी भी उसी कैंप में, दूसरा भाई जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की अदाकारी करते हैं। कभी कोई करता है, कभी एक उधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। अब ख्याल ये है कि शरीफ ख़ानदान ने ये खेल दोबारा शुरू कर दिया। इस बार इस काम से दो फ़ायदे हासिल करने की कोशिश हो रही है। एक, ऐसा करके मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासी साख बहाल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने वाकई नून लीग की छुट्टी करा दी तो नवाज़ शरीफ के एंटी एस्टेब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के ज़रिए नून लीग अवाम में जाने के काबिल रह जाएगी। लेकिन नाज़रीन, नून लीग के अंदर भी अब ये जो राय है ये जड़ पकड़ चुकी है कि अगर हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे भी तो वो फौरी तौर पर कारगर नहीं हो सकती। इसके लिए 2-3 साल दरकार होंगे और उन 2-3 सालों में ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा ये पीटीआई फिल कर लेगी। इसलिए वो कोई बहुत ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट या वोट को इज्जत दो वाली दोबारा पॉलिसी जो है उसकी तरफ जाना जो है वो नून लीग के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए इतना आसान नहीं है जितना बाज़ लोग सोच रहे हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में नून लीग अपने सारे दाव पेच जो है, सारे कार्ड्स जो है वो खेल चुकी है। अब उनकी पटारी में कोई नाज़रीन ऐसा सांप नहीं है जिसे देख के लोग मबहूत हो जाएं या डर जाए या एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। अब नाज़रीन बात तो हो जाए कुछ तहरीक इंसाफ की, जिसके सामने 5 अगस्त के बाद अब 14 अगस्त के एहतजाज का टास्क है। 5 अगस्त के एहतजाज की कामयाबी ने तहरीक इंसाफ को काफ़ी हौसला दिया है। 5 अगस्त के एहतजाज की कामयाबी ने कारकुनों को मज़ीद चार्ज किया है और वही मैं बात दोबारा कहूँगा कि खौफ का बुत काफ़ी हद तक टूटा है। साथ ही पार्टी रहनुमाओं को भी हौसला मिला है। पीटीआई के ज़राए का ये कहना है कि 14 अगस्त को हुकूमत को एक नया सरप्राइज़ मिल सकता है। 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से पंजाब हुकूमत पर सबसे ज़्यादा दबाव, क्योंकि 5 अगस्त को पंजाब पुलिस ने जिस तरह कमकली का मुजाहरा करते हुए रेहाना डार साहबा की गिरफ्तारी से एहतजाज को आलमी मसला बना दिया था, इसके बाद पुलिस के एहलकारों और अफसरों पर एक दबाव आया है कि अब कार्रवाई इस अंदाज में करें कि सब कुछ कैमरों से महफूज रखा जा सके। लेकिन आज के दौर में नाज़रीन ये मुमकिन नहीं रहा। सोशल मीडिया पर खातून पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो वायरल होना और उस पर खौफनाक किस्म का अवामी रद्द अमल आने के बाद पुलिस फोर्स में बड़ी एक मायूसी सी फैली हुई है। अब 14 अगस्त के एहतजाज को रोकना पुलिस के लिए इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें पूरी कौम, खास तौर पर नौजवान, किसी न किसी शक्ल में सड़कों पर मौजूद होते हैं। इसलिए हुकूमती कैंपों में परेशानी बहुत ज़्यादा है कि कैसे रोका जाए इस एहतजाज को। जब ऑलरेडी लोग सड़कों पर मौजूद होंगे, लोग परचम निकाल लेंगे, इमरान खान की तस्वीरें निकाल लेंगे, पुलिस आएगी तो फिर छुपा लेंगे, मतलब एक अच्छा खासा मेला लग जाएगा क्योंकि रोका भी नहीं जा सकता। अब वो 14 अगस्त बड़ा आइडियल मौका होगा इसके लिए, एहतजाज, पीटीआई के लिए एहतजाज का। ब्यूरोक्रेसी भी इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि जिस तरह हवाओं का रुख बदलने की खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा हो गया तो वो कहाँ जाएंगे। इन्हीं वजूहात के बायस पंजाब हुकूमत के लिए 14 अगस्त का जो एहतजाज है वो रोकना बड़ा मसला बना हुआ है। इसलिए अब परवेज़ रशीद साहब को वही पुराना घिसा पिटा बयानिया बनाने के लिए मैदान में उतारा गया है। वो फरमाते हैं कि जी 5 अगस्त के बाद अब 14 अगस्त को कौम रियासत की सालगिरह मनाने की मुंतज़िर है, तो इमरानी सियासत दोबारा उसी शैतानी खेल खेलने को तैयार है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि परेशानी का लेवल क्या है। ये 14 अगस्त को मैं नाज़रीन आपको 3 कम अज़ कम मिसालें माजी से उठा के दे सकता हूँ। जब नून लीग ने कौमी दिनों के ऊपर जो नेशनल डेज़ हैं इन पर एहतजाज किया है खुद नून लीग ने, तो किस मुँह से आप मुखालफत करेंगे। हाँ, आप मैडम वज़ीर आला 5 अगस्त के एहतजाज पर फरमा रही थी ना कि IG साहब मुज़ाहिरीन का इंतज़ार ही करते रहे मगर कोई नहीं आया, मगर हकीकत क्या है इसका हर किसी को अंदाज़ है। और पीटीआई ज़राए के मुताबिक 14 अगस्त से पहले हुकूमत को कुछ और सरप्राइजेज़ भी मिल सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर और जावेद हाशमी की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मामला तय पा चुके हैं। 2 इन बागियों की शमूलियत से पीटीआई मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब की दोबारा पीटीआई में वापस आने की बातें हो रही हैं, ये नाज़रीन ये सिर्फ इस तहरीक का टेम्पो तोड़ने के लिए ये बातें की जा रही हैं। आप अगले 1 या 2 दिन में या जैसे मुलाकात होती है इमरान खान से, उनकी बहनों की या वकला की, आप ये सुन लेंगे कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की और ऐसी किसी तजवीज़ की मंजूरी नहीं दी। मेरी अभी तक की इतलात ये है कि पीटीआई की जो क़यादत के जो मेन जो थंब जिनको कहते हैं उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल 2-3 दिन में इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देंगे। और क्योंकि इस तजवीज़ के पीछे महज शरारत है, शरारत के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो 12 अगस्त को मुकर्रर हो गई है। 3 रुकनी बेंच की तश्कील और उसमें मौजूद जजेस को देखते हुए, ज़ाब्ता फ़ौजदारी को ज़हन में रखते हुए
कोई वजह नहीं है कि इमरान खान को ज़मानत ना मिले। सुप्रीम कोर्ट को जल्द या बदेर बहरहाल ज़मानत तो देना ही पड़ेगी, मगर इन ज़मानतों से इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी, ऐसा फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 8 माह हो गए हैं। आपने देखा कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर ही नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की ज़मानत मंजूर होने की एक वजह यह भी है कि चीफ जस्टिस ने 9 मई के मुकदमात के फ़ैसले के लिए जो 4 माह की डेडलाइन दी थी वो गुज़िश्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई है, जबकि इमरान खान के मुकदमात में अभी चालान भी पेश नहीं किया जा सका। इसलिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत भी इमरान खान को ज़मानत देने के अलावा कोई फ़ैसला आ नहीं सकता बज़ाहिर। बस इस फ़ैसले में तख़ीर हो सकती है और वो की जा रही है। अब 12 अगस्त की समाअत में पीटीआई को कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 4 माह के अंदर मुकदमात के फैसले के हुक्म ने लोअर कोर्ट्स में जिस तरह निज़ाम इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जिस तरह एक कांस्टेबल की गवाही पर जिसने साजिश की सारी कहानी ज़मान पार्क में टेबल के नीचे छुप कर सुनी और जिस रोज़ उसने ये काम किया उसी रोज़ वो रोज़नामचे के मुताबिक छुट्टी पर भी था, इस गवाही पर सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ को नाअहल भी करार दिया जा चुका है। इस मामले पर शिबली फराज उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा हुआ है। मुमकिन है कि 12 अगस्त की समाअत पर इन खतूत पर भी बात हो और पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ भी मिल जाए थोड़ा बहुत। अच्छा नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में अब तक सिर्फ 3 फैसले आए हैं, आप ज़हन में रखिएगा। एक चौथा फैसला लाहौर की अदालत ने महफूज किया हुआ है। ये फैसला मार्केट में घूम रहा है। देखें जज साहब जो है वो कब पढ़कर सुनाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आज सुनाया जाना था। इस केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद वगैरह मुल्ज़िमान में शामिल है। तवक्को के मुताबिक इस केस में भी वही बाटा रेट के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। इस केस में वो 4 कमसन नौजवान मुल्ज़िम भी हैं जिन्हें गिरफ्तारियों का नंबर पूरा करने के लिए अकेडमी से उठाया गया था। देखें उनके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होता है। इन्हीं मुल्ज़िमों में नाजरीन एक हरीपुर का मोहम्मद जमील भी है, जो एक ट्रक ड्राइवर है, गरीब ट्रक ड्राइवर है। 5 अगस्त 2023 को ये धर्मपुरा लाहौर सामान उतारने आया था और उसके मस्जिद में उसने सामान उतारने के बाद नमाज़ पढ़ी। मस्जिद से निकलते ही उसे 2 पुलिस एहलकारों ने रोका, उसकी तलाशी ली और उसका जुर्म ये था कि वो पठान था बेचारा, वो चेहरे मोहरे से पठान लग रहा था और वो उसको धर लिया गया। उसकी जेब से 1 लाख रुपए कैश निकाल लिया और उसे पुलिस के डाले में बिठाकर फिर ये कई माह तक 9 मई के केस में जेल में रहा है और अब उनके बारे में फ़ैसला आ जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ या आज सुबह मैं देख रहा था कि वो शख्स जो है वो बज़िद था कि मैं अपने केस का फ़ैसला, उसके वो ज़मानत पे अब वो कहता था कि मैं अपने केस का फ़ैसला ख़ुद सुनने जाऊँगा, बेशक मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ, लेकिन मेरी वहाँ मौजूदगी ज़रूरी है। मैं ख़ुद अपनी आँखों से इंसाफ का जनाजा निकलते हुए देखना चाहता हूँ। बहरहाल नाज़रीन, ये सब कुछ आपके सामने रख दिया है। ये नाज़रीन जो असल बात आपको मैंने बतानी थी कि ये जो सेम पेज है ये किस तरह फटा हुआ है। नाज़रीन 3 वाक़यात आप 3 या 4 वाक़यात आप उनका सीक्वेंस ज़रा देख लें कि एक तो नाज़रीन ये ब्लू वर्ल्ड सिटी पिंडी में जो MPA नईम एजाज, नून लीगी MPA नईम एजाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, बल्कि वो CGD की तरफ से, वो बहुत हैरत अंगेज़ है। अच्छा, तीनों चारों केस में नाज़रीन आप देखें कि नून लीग के फ्रंटमैनों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो तीनों चारों जो केस हैं वो रियल एस्टेट से मुतालिक है, उनमें रियल एस्टेट किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। अब पिंडी में जो नईम एजाज साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाई की गई है, ब्लू वर्ल्ड सिटी आप जानते ही हैं, मारूफ रिहायशी स्कीम है, अरबों की वो प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का, और मुबैना तौर पे ये MPA साहब जो है इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके नून लीग की टिकट हासिल की थी। अब उनके ख़िलाफ़ खुलेआम कार्रवाई की गई है, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनके डेरे से बाज़ इश्तिहारी बरामद किए गए हैं। और एक और इन तीनों चारों वाक़यात को ख्वाजा आसिफ साहब के फ्रंटमैन या जो भी आप उनको कह लें, ये जो क्या नाम है इनका, इकबाल साहब जो हैं, क्या मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा, वो संघाड़ा साहब, क्या संघेड़ा साहब जो हैं, वो संघेड़ा साहब वाला मामला देख लें।
ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला मामला देख लें। नाज़रीन, इन सारे वाक़या, मैं एक वाक़या और अर्ज़ कर देता हूँ। इनमें एक और ममासलत बहुत गहरी ये है। एक तो ये कि रियल एस्टेट से मुताल्लिक़ हैं, नून लीग के बड़े लीडर्स इन्वॉल्व हैं, और नाज़रीन असल बात यह है कि अगर आप इन तीनों चारों वाक़यात को अलग करके देखें तो ये जेन्युइन केसेस हैं, ये जेन्युइन केसेस हैं, ये बड़े केसेस हैं, ये क्रिमिनल केसेस हैं बाकायदा, अगर आप उनको सियासत से अलग करके। लेकिन उन सब के पीछे ये नून लीग के पॉलिटिशियंस आ रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक तो ब्लू वर्ल्ड हो गया, एक ख्वाजा आसिफ साहब का हो गया। नाज़रीन, असल मामला है जो सबसे सीरियस है वो है, आपने चंद दिन पहले नाज़रीन सुना होगा कि फेस्को फ्रॉड में जो साबिक फेस्को के सरबराह हैं मलिक तहसीन अवान साहब, जिनको अशीराबाद हासिल है फैसलाबाद के नून लीगी हमारे महबूब लीडर राना साहब द ग्रेट की। अब वहाँ पे हो ये रहा है नाजरीन कि राना साहब को पे 7 केसेस थे, और जब इनके वहाँ पे छापे मारे गए हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए, तो नाजरीन एक फ़्रॉड का पूरा नेटवर्क था जो कॉल सेंटर की आड़ में और मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को पागल बना रहा था, उनके क्रेडिट कार्ड, और वो तकरीबन 150-200 गैर मुल्की बाशिंदों को उस केस में गिरफ्तार किया गया था। सैकड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व थे। चालान इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान चाइनीज़ थे, तो उनको इस तरह वहाँ पे एक मुआहदे के तहत यहाँ पे ट्रायल नहीं किया जा सकता था। लेकिन नाज़रीन, ये जो मलिक तहसीन अवान साहब है ना, ये भी बड़ी दिलचस्प पूरी वारदात है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये उनकी नाक का बाल है, राना सनाउल्लाह। ये राना साहब ने जब PDM 1 का दौर था तो उस वक्त इनको लगा दिया था, फेस्को का चेयरमैन लगा दिया था। उसके बाद कुछ अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए बल्कि, पुराने मुस्लिम लीगी रहनुमा जो हैं राना अफजल साहब के बेटे राना एहसान अफजल को लगाया गया। लेकिन फिर फौरी तौर पे ही राना साहब ने इनको हटा के दोबारा मलिक तहसीन अवान को लगा दिया था। मलिक तहसीन अवान बहुत खिदमात अंजाम देते हैं। रियल एस्टेट कहाँ पे इन्वॉल्व है? रियल एस्टेट वहीं पे इन्वॉल्व है कि इनकी भी एक गालिबन लाइफ रेजिडेंशिया के नाम से पिंडी में इनकी एक बड़ी रिहायशी स्कीम है, और इन्होंने ये किया है, इन्होंने शेख रशीद से गालिबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा की ज़मीन हासिल की थी। और नाज़रीन, अब जो हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, वो ये हो रही है कि जब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे तो तहकीक करने वाले, जो तहकीक करने वालों से ऊपर तहकीक करने वाले बैठे होते हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक राना साहब ने अपने अजीज़ो अकारब के नाम पर इस ये मलिक तहसीन अवान की लाइव रेजिडेंशिया, गालिबन अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो इनकी स्कीम में 40 के करीब 40 कनाल से ज़्यादा की फ़ाइलें जो हैं वो अपने ससुराली रिश्तेदारों या अपने रिश्तेदारों के नाम पर ली हुई हैं। उसके अलावा नाज़रीन बेशुमार बातें हैं जो इनका गट्स रोड जिनसे पता चलता है। मसलन जब ये थे वज़ीर दाखिला थे तो 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लाइसेंस दिए गए थे वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से, जिनमें से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थी वो मलिक तहसीन के इस्तेमाल में थी, और एक उन्होंने तोहफ़तन जो है वो राना साहब को इनायत की थी। तो और भी बेशुमार बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस रिहायशी स्कीम का आम तौर पे आप जानते ही हैं कि इतनी बड़े पैमाने पे जो रिहायशी स्कीम बनाई जाती है उसका जो NOC मिलता है उसको कई साल लग जाते हैं। लेकिन ये जो लाइफ रेजिडेंशिया थी इसको नाज़रीन सिर्फ 3 महीने में NOC मिल गया था सरकार की तरफ से। ये कमालात थे। अब उस मामले की जो है वो पूरी तहकीकात हो रही हैं और मामलात इधर से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में ये डिपेंड करेगा कि सेम पेज मज़ीद कहाँ से फटता है, फिर दोनों तरफ से मज़ीद कार्रवाई सामने आएगी। और नाज़रीन, आखिर में असद साहब के 2-4 अशार सुन लें। तू समझा कौन सा लड़ता रहेगा, तू समझा कौन सा लड़ता रहेगा, गरीबे शहर क्या लड़ता रहेगा, उसे हक मांगना आने लगा है, वो तुझसे जा बजा लड़ता रहेगा। ये किसने भर दिए लोगों में जज्बे, ये किसका हौसला लड़ता रहेगा, ये किसने डाल दी रस्में बगावत, हवा से अब दिया लड़ता रहेगा। खसारे अपनी झोली में सजाकर मगर फिर भी खड़ा लड़ता रहेगा, खसारे अपनी झोली में सजाकर मगर फिर भी खड़ा लड़ता रहेगा।
उसे जितना सताओगे असद तुम, उसे जितना सताओगे असद तुम, वो इतना देर पा लड़ता रहेगा, उतना देर पा लड़ता रहेगा। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।